ट्वेल्थ क्लास का है पॉलिटिकल साइंस और इसमें क्वेश्चन है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th भी और 12th भी, लेकिन खास करके 12th ज़्यादा है तो दोनों लोग देखें, दोनों को ही इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल्स का 10th भी रहता है 12th में रहता है, दोनों का रहता है। 10th में हम लोग सिविक्स करते हैं और यहाँ पर करते हैं उसको पॉलिटिकल साइंस। तो दोनों लोगों ने यहाँ पर देखना। तो क्वेश्चन नंबर इसमें रहेगा 1 से लेकर 50 तक, तो 50 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं। तो पहला आज 50 के 50 कंप्लीट करेंगे। आधा घंटा का लगभग वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम में ही प्रयास करेंगे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि भारतीय संविधान में को लागू कब किया गया था। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? देखिए, बन कर गया था, तैयारी हो गई थी, 26 नवंबर को बन गया था 1949 को। ठीक है, लेकिन ये लागू कब किया गया था, यानी कह सकते हैं कि भारत को गणतंत्र कब साबित किया गया, कि घोषित किया गया कि भारत भी एक गणतंत्र देश है। ये कब की गई थी? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर देंगे और उसके बाद आंसर को देखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? क्वेश्चन क्या है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? जल्दी से आंसर दीजिए इसको। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सभी का आंसर अब पता है, बता दिए होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी कब? 1930 में। इसके बाद है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस दौरान उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे? ये आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो इसका भी ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसलिए यहाँ पर एस लिखा गया, एस राधाकृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? देखिए, प्रथम आम चुनाव कहता तो 1951 में हुआ था, लेकिन इसकी रिजल्ट घोषित की गई थी 1952 में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनलाइज तो 1952 में हुआ। तो कहा गया कि भारत में द्वितीय आम चुनाव, द्वितीय मतलब दूसरी बार, तो आप लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि 5 साल जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। 1957 को ही द्वितीय चुनाव हुआ था। अब भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? देखिए, करने का तो यहाँ पर देखा जाएगा कि बहुत सारे लोग मिलकर किए, लेकिन मेन हम लोग किनको बोलते हैं कि संविधान का निर्माता है, उन्हीं के आधार पे यहाँ पर आंसर देना है। ये नहीं सोचना है कि संविधान के निर्माता में तो आपका संविधान सभा भी थी, जो कि सेंट्रल हॉल में हो रही थी, क्योंकि जानते हैं कि संसद के 3 हॉल होते हैं। अगर हम यहाँ पर संसद लिखते हैं तो संसद में 3 हॉल होते हैं। एक तो आपका हो गया लोकसभा का, दूसरा राज्यसभा का, और जो बीच वाला जो सबसे बड़ा होता है सेंट्रल हॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल हॉल में बात को समझिए थोड़ा सा, उसके बाद भी चलेंगे। इसी को हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि ज्वाइंट सेशन होता है। जैसे कोई बिल पास करना है, वो लोकसभा में भी पास करना, राज्यसभा में, लेकिन दोनों में टेंशन हो गई, तो कहा जाता है कि दोनों मिल करके यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर बिल पास होगा। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो यहीं पर हो जाती है। अगर कोई विदेशी मतलब लीडर कोई आना चाहते हैं कि हम अपने संसद को भ्रमण करेंगे, हमारे सांसदों को मोटिवेट करें, मतलब कुछ भी लेक्चर देंगे, कुछ बताएं, भाषण देंगे, तो भी आप लोगों का कहाँ पर होती है? सेंट्रल हॉल में ही होती है। ठीक है, तो संसद के 3 हॉल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल। तो क्वेश्चन ये कही गई, और जो संविधान लिखाया था वही सेंट्रल हॉल में ही लिखाया था। तो ये नहीं कहना है कि संविधान निर्माण में संविधान सभा का काम हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, ये पहला, यानी कि जब संविधान सभा बनी थी तो प्रथम अध्यक्ष बने थे, लेकिन मात्र 2 दिन के लिए। इसको कहते हैं टेम्परेरी बने थे, अस्थाई नहीं। तो अस्थाई बनाया गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा, जो संविधान का निर्माण दाता जो है, वो हम किनको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ध्यान में यहाँ पे रखना, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, ये थे जो
संविधान सभा जब बनी थी तो अध्यक्ष जो 2 दिन के लिए बना था वो यही अध्यक्ष बने थे, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद इन्होंने कि इनको इलेक्शन के बाद ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही फिर अध्यक्ष बने थे संविधान सभा का। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए। अकेले नहीं किए लेकिन नाम इन्हीं का जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अब यहाँ से आप समझ सकते हो मुस्लिम लीग आई कब, मुस्लिम लीग को ज़रूरत कब पड़ी, मुस्लिम लीग आया कब। तो दिमाग में बुलाइए, क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। जब बंगाल विभाजन हुआ तो मुस्लिमों की संख्या को अलग अलग बांट दिया गया बंगाल में। जब बांट दिया गया तो उसके जस्ट होगा, तो एक आध दिमाग लगाइए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। और इसके 1 साल बाद ही किसकी गठन कर दी गई? मुस्लिम लीग की। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी 1906। आप लोग आंसर का कमेंट में आंसर देना शुरू कर दीजिएगा, हमारा वेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कथा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बताइए। मुस्लिम लीग तो पहले ही अभी हमने देखा कि मुस्लिम लीग आई कब थी? 1906 में। बीजेपी तो यार बहुत दिनों के बाद 1977 के आसपास। जनता पार्टी भी यही लगभग है, ज़्यादा नहीं, 1967। ये 77 है तो ये 1967 होगा लगभग में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछी गई क्वेश्चन में आपका 1885 में किसकी गठन हुई? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जब इसकी स्थापना की गई थी, जब इसको बनाया गया था तो मात्र पहली बार 72 सदस्य थे और 72 सदस्य ही पूरे कांग्रेस में ही थे। और इसको जो बनाए थे वो A.O. ह्यूम, नाम क्या था उनको? A.O. ह्यूम। और इन्हीं ने ही बनाया था और ये था अंग्रेजी के आदमी। ठीक है, अंग्रेज का आदमी। और इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं, 72 में क्या कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं भारतीय में कितना पावर होता है कि 72 से तो यहाँ पर पूरे गांव को जोड़ दिया गया और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इसमें जुटते गए कांग्रेस में। आज का कांग्रेस और पहले कांग्रेस में बहुत डिफरेंस है। ये मत सोचिएगा कि आज का कांग्रेस ही पहले का कांग्रेस है, नहीं। पहले का लीडर दूरदर्शिता हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है, अपने झोली में भरना चाहते हैं। तो इसलिए इसको मत सोचिएगा पहले वाला, सिर्फ हम पहले वाला ही सोच रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसके बारे में सोचना है। चलिए अगले क्वेश्चन। कहता है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहली बार में कह रहा है। देखिए अभी के डेट में कहेंगे तो 552 है, लेकिन चुने जाते हैं कितना? 543 पे। ठीक है, और 2 क्या होते हैं? मनोनीत। तो फिर भी कितना हो गया? 545। आखिर ये 7 को गया कहाँ? तो 7 को आपको POK के लिए रिजर्व रखा गया है, और साथ ही साथ अक्साई चीन के लिए। जो अक्साई चीन वही है जिसको रख लिया है कौन? चाइना ने। ठीक है, तो इसमें दोनों मिलाकर 7 सीट हो जाती है। तो अभी के सीट में 552 है, या कोई 550 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 545 बोल देते हैं, नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगी कि जो पहली बार लोकसभा का चुनाव हुई थी, यानी कब? 1951 में। रिजल्ट हुआ 1952 में। तो उस दौरान, उस टाइम में पूछा जा रहा है कि उस समय कितने लोकसभा सदस्य थे। तो एक बात दिमाग यहाँ से खुद से लगाइएगा, आप क्वेश्चन खुद से मारिएगा। देखिए कैसे, ये आपका जो है ना 1971 या 1972 का जो सेंसेक्स था, यानी कि आदमी का जो काउंटिंग था, जनगणना था, उसके आधार पर सीट किया गया था, जो कि अब भी है। अब भी जो आपको दिख रहा है ना 552, यानी 552 तो 545 ले लीजिए। अब भी जो दिख रहा है ना ये 1972 वाला है। ठीक है, तो 1972 वाला, यानी कि 1972 में 545 हुआ था। तो 1972 से पहले चलेंगे तो 545 से कम होगा, और 545 यहाँ कम 2 ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, 500 और 489। तो यहाँ पर पहले जो लोकसभा जब निर्वाचित हुए थे तो इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 489, 489। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को उठा पटा के दे दिया। देखिए यहाँ पर 1885 में किसकी स्थापना हुई? पहला क्वेश्चन था। इसी का जस्ट उल्टा देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोनों क्वेश्चन एक ही है कि नहीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसमें टाइम लेना अच्छी बात नहीं होगी। हम पहले ही बताएं, A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? जब यहाँ पर क्वेश्चन को डील कर रहे थे तो यहाँ पर लिखे ना A.O. ह्यूम ने ही स्थापना करवाया था किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कब? 1885 में। तो यही इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में तो लिखा है
एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी की। किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस पार्टी की, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है। पंचशील समझौता, ये हमारे साथ कह सकते हो ना कि हमारे देश के साथ धोखा हुआ था पंचशील समझौता के अनुसार। अब धोखेबाज बताइए कौन हो सकता है? ठीक है, ये कौन हो सकता है, दिमाग लगाइए। ये तो नहीं था, ये तो अब गद्दार बनते जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये बांग्लादेश अब गद्दार बनते जा रहा है, पहले नहीं था। ये तो पहले ही से गद्दार है। ये तो बेचारा बहुत ज़्यादा दोस्त है। तो यहाँ पर जो हम बोले कि धोखा किया है, तो धोखा देने का बस एक ही के पास जाता है। किसके पास? भारत और चीन। तो चीन ने यह धोखा दिया था। ये कैसे? तो ये 1960 में ये पंचशील समझौता ख़त्म हो जाता है 5 साल में। ठीक है, 1960 में ही ख़त्म कर देता है और ये 1959 में ही तिब्बत पर लड़ाई कर लेता है। तो भारत ने कुछ बोल नहीं पाता है। पंचशील समझौता में हुआ क्या था, से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों देश के बीच में ये एग्रीमेंट हुई कि अगर हम कुछ भी करें तो इंटरनल मामले में, यानी आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम आपके वाले में नहीं बोलेंगे तो आप हमारे वाले में नहीं बोलना है। ठीक है। तो इसी बीच 1959 में चाइना ने क्या किया? तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को अपने कैप्चर में मिला लिया। सारे देश चिल्लाते रह गए कि भारत तुम भी कुछ बोलो, तुम भी बोलो, चाइना ने ऐसे किया, तुम्हारे पड़ोसी देश किया। लेकिन भारत ने क्या किया? चुप्पी बांधा। क्यों? क्योंकि उसके बीच एग्रीमेंट था किसका? पंचशील समझौता का। पंचशील समझौता का कि आप भी हमारे अंदर कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब नहीं बोलेंगे तो भारत ने कुछ बोला नहीं। ठीक है, और इसके साथ और तुरंत इसके जैसे समाप्त होता है 1962 में लड़ाई कौन कर लेता है? चाइना इंडिया पर आक्रमण कर लेती है। ठीक है, अब सोचिए जब ये आक्रमण कर लेगा तो बताइए अगर ये पंचशील समझौता रहता, मतलब 100 साल के लिए रह जाता, तो आज बताइए भारत का जो पार्ट, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट जो गया था, जो चाइना रख लिया है, जो आज के डेट में लद्दाख में है, वो आज नहीं रहता। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए एक ब्लंडर ये भी देखा जाता है। ठीक है, दो उन्होंने ब्लंडर किया बहुत बड़ा। एक तो 1945 में जो कि भारत को यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट सीट मिलने वाला था, ये नेहरू जी के चलते नहीं मिला। दूसरी बात यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कौन सा पंचशील समझौता उन्होंने किया बस 5 साल के लिए। ये भी दूरदर्शिता नहीं थी कि 5 साल में हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया था। दो इनके साथ में ब्लंडर बहुत बड़ा हुआ था और इसी का परिणाम उसने भुगते कब? 1962 में भारत पर आक्रमण करके उसने बता दिया। ठीक है, तो याद रखना पंचशील समझौता धोखे से हुआ था और धोखेबाज यहाँ पर कौन है? चाइना है। कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, गुट निरपेक्ष का मतलब हुआ कि हम किसी गुट में ना रहेंगे और इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ध्यान में लगाना है। ठीक है, गुट निरपेक्ष का मतलब भारत क्या है? गुट निरपेक्ष है, मतलब कहता है कोई हम गुट में नहीं रहेंगे, कोई ग्रुप में नहीं रहेंगे। अगर देखो तो अमेरिका यानी यूएसए और एक तरफ ले लो रसिया। ठीक है, यूएसए के साथ भारत किस में है? क्वाड में है। ठीक है, और रसिया के साथ कहाँ भारत है? 3 जगह पर है। कहाँ है? तो एक जगह, 2 जगह देखोगे, एससीओ में देखोगे, और तुम कहाँ देखोगे? ब्रिक्स में देखोगे। सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंडिया छूट गया, ब्रिक्स में देखोगे। ये तुम्हारा जो है ना एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पार्टिसिपेट भारत करता है लेकिन उतना बढ़ चढ़ के नहीं करता है। लेकिन इसमें भारत जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस सब के साथ बहुत ज़्यादा हेलमेल रहता है। ठीक है, तो रसिया का एक साथ दे रहा है भारत, कहाँ पर? ब्रिक्स में। और कहाँ दे रहा है? एससीओ में। और यूएसए के साथ भारत कहाँ है? क्वाड में। और ये अमेरिका इसलिए चिढ़ता है कि आप कहीं एक ग्रुप में रहो। भारत कहता है हम गुट निरपेक्ष हैं, हम कभी भी एक ग्रुप में नहीं रह सकते। तो इसलिए हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि भारत आप अमेरिका के साथ भी देखने को मिलेगा,
रसिया के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन कभी किसी एक के साथ में देखने को भारत नहीं मिलेगा। क्वाड के नाम जान लो, 4 देश का इसमें ग्रुप है। 4 देश में सबसे पहले देश आएगा यूएसए, दूसरा आप ले लो इंडिया, और तीसरा ले लो जापान, ठीक है, और एक तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ये तुम्हारा जो दिखेगा यही तुम्हारा कितना है, 4 देश का ग्रुप है जिसको क्वाड कहा गया है, ठीक है। और ये यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और एससीओ में तुम्हारा चाइना, बहुत सारे देश इसमें भी हैं, ठीक है, जो कि चाइना, संघाई एक चाइना में सिटी है, वहीं पर इसकी हेडक्वार्टर है और उसी के नाम पर रखा गया था। अब इसमें संख्या जो 5 से पहले 4 था, 4 से 5 किया गया देशों की संख्या। अब इसमें 10 देश शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान कहता है कि इसमें शामिल हो, लेकिन भारत पाकिस्तान को कभी भी शामिल नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो रहेगा तो सारा काम बिगाड़ के रखता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कब हुए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। अब 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? फिर से 1952 के आम चुनाव, ठीक है, 1951 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लेकिन 1952 में रिजल्ट मिला था। उसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके एक और पार्टी, देखिए, अगर हम कहते कि उस वक्त से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता, यानी सिर्फ कांग्रेस बोलते हैं, अगर ये कांग्रेस होता तो ये तो फिर वोटिंग ही नहीं होती, इलेक्शन ही नहीं होती, इसलिए कि एक ही पार्टी का जब होता है तो इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उस दौरान में निर्दलीय लोग जीत जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आखिर इलेक्शन हुआ है तो ज़रूर 2-3 पार्टी होंगे, तो एक पार्टी तो कांग्रेस है और दूसरा पार्टी यहाँ पर कौन मिल रहा है? भारतीय जनसंघ। तो इसी को क्वेश्चन पूछा गया कि जो 1952 का जो रिजल्ट आया, इसमें भारतीय जनसंघ को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ, यानी कितने सांसद इसमें बने? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 सांसद बने थे। कितने सांसद बने थे इसके? 3 सांसद बने थे, इससे ज़्यादा सांसद नहीं बन पाए थे। और टोटल कितना था? तो याद कीजिए 489 सांसद बने थे, जिसमें 3 सीट किसका था? भारतीय जनसंघ का था। अब आगे है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में सही कौन सा है बताइए। एक दलीय प्रभुत्व, जैसे आज चाइना में एक ही दल वाला है, 2 दल नहीं है, एक ही दल है चाइना में, ठीक है। उसी में से कहता है कि मान लो कि 5-6 गो आदमी लीडर खड़ा होते हैं और एक ही दल का है, तो बताइए इसमें से पूछा जाएगा आप इनमें से बताइए किसको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। ये भला बताओ, इसमें इलेक्शन करवा रहा है अपने ही पार्टी के लोग में कि तुम किसको देखना चाहते हो, लेकिन पार्टी वही रहेगा, दूसरा पार्टी का इलेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। जैसे भारत में बहुत सारे पार्टियाँ लड़ती है, जैसे आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी हो गया, तुम्हारा कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गई, सपा हो गया, बसपा हो गया, शिवसेना हो गया, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, हम हो गया, ठीक है। ये सब जो पार्टी हैं, ये सब अलग अलग पार्टी, अलग अलग चेहरे मिलते हैं, लेकिन चाइना कहता है नहीं, एक ही पार्टी रहेगा, चेहरा सिर्फ अलग अलग रहेगा। अब इसमें से जिसको बोलोगे हम उसको राष्ट्रपति बनाएंगे। तो वही कह रहा, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो पहला, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, सही बात है। जैसे एक बात बताइए, 2014 के इलेक्शन में सोचें या 2019 के इलेक्शन में सोचें, इस वक्त विपक्ष होने के लिए अगर आप विपक्ष बनना चाहते हो तो कम से कम टोटल सीट का 10% सीट आपके पास होनी चाहिए, तब आप विपक्ष में रहने के लायक हो, नहीं तो बेशरम लायक नहीं हो, ठीक है। अब सोचिए यहीं से, जब हम देखते हैं 2019 वाले इलेक्शन में 10% भी नहीं कांग्रेस पार्टी ला पाती है। इस बार तो लेकर आगे है 99 सीट। 2024 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस ने कितना सीट लेकर आया? 99 सीट, लेकिन पिछले बार 50 सीट भी नहीं हो पाया था, 10% भी नहीं हो पाया था। अब सोचो यहीं से कि क्या कांग्रेस विपक्ष में बनता? नहीं। जब कांग्रेस विपक्ष में नहीं बनता तो बताइए एक दल का ही ना पूरा वहाँ पर डोमिनेंस हो जाती, पूरा प्रभाव किसका होता? एक दल का होता। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछी गई है कि एक दलीय प्रभुत्व होता है, इसमें कौन सा सही है? तो सबसे पहला ही सही है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का यहाँ पर क्या है? अभाव है, कि विपक्ष में कोई राजनीतिक दल नहीं है। जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व है, नहीं, जनमत की अज्ञानता नहीं था। अगर अज्ञानता होती तो लोग क्या करते? दूसरे को वोट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर दूसरे को वोट नहीं दिए, ठीक है। जो नेता ज़्यादा अच्छा था उसको लोग जनता ने चुना, क्योंकि जनता यहाँ पर क्या हो रही है? प्रत्यक्ष नहीं हो, प्रत्यक्ष वोटिंग जब हुई तो अंदर जाके वोटिंग किया,
किसी को तो दिखा करके नहीं किया, तो इसलिए जनता को हमें अज्ञानता के यहाँ पर नहीं बोलेंगे। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से नहीं, ये भी नहीं। एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है, ये भी गलत बात है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का यहाँ पर अभाव था। इसके कारण से एक दलीय प्रभुत्व के संबंध, मतलब एक दलीय प्रभुत्व के यहाँ पर के लिए यहाँ पर ये पॉइंट बोली गई। ठीक है, जैसे हमको बता दिए कि विपक्ष में होने के लिए कितना परसेंट कम से कम सीट लाना है? 10%। ठीक है, जो 10% लाएगा तो बताओ 552 है तो कितना सीट हो गया? 555 सीट। ठीक है, 10%। या अगर 545 सीट लेना चाहते हो तभी कितना हो जाएगा? 54.5, यानी कि 55 सीट तुम्हें लाना ही लाना है विपक्ष में रहने के लिए। ठीक है, तो पिछले बार 2019 वाला में विपक्ष में अच्छा से नहीं था। चलिए, अब कहते हैं 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन फिर से समझिए। 1959 की बात है, जिस वक्त आपको चाइना ने किसको ले गया था, अपने साथ मिलाया था? तिब्बत को। उस साल केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसको याद रखिए, EMS नबूदरीपाद या NG रंगा के AK गोपालन। तो इसका आंसर होगा EMS नबूदरीपाद। ठीक है, 1959 में केरल के साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन यहाँ पर हैं, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये आपको याद करना है 1924 में। साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसी साल आप देखने को मिलेगा कि जब अधिवेशन जो हुआ था, गांधी जी यहाँ पर अध्यक्षता किए थे, बस एक ही बार। अगला बार है क्वेश्चन कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? साम्यवादी जो दल होते हैं उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करना, सही है। गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति करना, सही बात है, क्योंकि सबको वहाँ पर क्या करना था? फ्रीडम करना था, और जो भी गरीब तबके के लोग जो दबे जा रहे थे उसको ऊपर लाना था, सबको एक लेवल पर लाना था। तो गरीब मजदूरों और किसानों को जो शोषण हो रहा था उसको से मुक्ति दिलाना था। पूंजीवाद को समाप्त करना था, तभी तो क्या किया गया कि वोट किया, जो ज़्यादा लैंड जिसका है ज़मीन उसको से लेकर के गरीबों में ज़मीन को बांट दी गई थी। तो हम कह सकते हैं साम्यवादी जो दल हैं इसके मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो मेरे यहाँ पर आंसर कौन सा लगाए जाएंगे? उपयुक्त सभी। साम्यवादी दल के मुख्य उद्देश्य कौन सा है? उपयुक्त सभी। समाजवाद और तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों किसानों के शोषण से मुक्ति करना, पूंजीवाद की समाप्ति करना। ठीक है, पूंजीवाद नहीं रह पाएंगे, कोई अमीर नहीं, अमीर है तो रहेगा, लेकिन ये नहीं कि अपने अमीर हो जाए और गरीबों गरीब हो जाए, ऐसा नहीं करना था। अगले क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, या मजदूरों एवं किसानों की रक्षा करना? ये तो कभी नहीं था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जनसंख्या, तो ये हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, क्योंकि उद्योग का विकास करने के लिए तो यहाँ पर कांग्रेस तो था ही, मजदूरों के हित में रक्षा करने के लिए उस टाइम कांग्रेस था, उस टाइम कांग्रेस था हम बोल रहे हैं, अभी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप लोग खुद से जज कीजिए, हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं अभी के बारे में। हम जब 1951 1952 की बात है, उस दौरान कह रहे हैं कि उस दौरान किसानों के लिए, सभी के लिए कांग्रेस काम कर रही थी। ठीक है, तो हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना किसका उद्देश्य था? भारतीय जनसंघ का उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन 20 में। कितना टाइम हो गया? 23 मिनट। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? बताइए। क्वेश्चन है किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर दल किया? तो ये सबसे सही मानिए कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का कहना था एक देश है तो एक ही संस्कृति होगा, एक राष्ट्र के विचार होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी का ये सब कहना था। तो महात्मा गांधी भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन कांग्रेस में कभी कहते थे, याद रखिए, गांधी जी एक बात, बहुत बढ़िया बात बोले, और गांधी जी ये बात बोले कि हम कभी भी सरकार में नहीं रहेंगे। काहे? कहते हैं सरकार जो होती है वो पुलिस से चलती है, और पुलिस जो होती है वो जनता को शोषण करती है। अब दिमाग लगाइए कि गांधी जी क्या जनता के शोषण करते थे? तो शोषण ना हो उनके थ्रू, इसीलिए गांधी जी ने कभी सरकार को अपने हाथों में नहीं लिया।
ध्यान रखना, वो दूरदर्शिता थे गांधी जी। अब किसी को बुरा लगता हो कि गांधी जी इतना बढ़िया कैसे थे, तो याद रखते हैं गांधीवाद एक एक पढ़ना पहले गांधीवाद, उसके बाद समझ में आएगा कि गांधी जी क्या थे। आज गांधी जी नहीं होते तो तुमको समझ में आ रहा है कि भारत एक देश अलग, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, एक देश और अलग होता, जो तुम्हारा ये साइड में जो दिखता है ना, ये वाला देश अलग होता। ठीक है, ये देश अलग होता है, गांधी जी का दिन है जो कि देश को एकीकृत करके रखा गया, ये अलग होने से बचा ली गई, तो ये भी नहीं बचता। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। कहता है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। भारतीय जनसंघ जो था उसका विलय किस में हुआ 1977 में, तो ये आपकी हो जाती है जनता पार्टी में। अब बाद में यही वाला पार्टी क्या बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन अभी कौन सा पार्टी के नाम से जाना जा रहा है, जनता पार्टी से। तो जो जनसंघ जो था ना, जो 3 सीट लाई थी 19 पहला इलेक्शन में 3 सीट, ये मिल जाती है किस में, जनता पार्टी में। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था। जो राम मनोहर लोहिया थे, इनके नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो इसकी आंसर हो जाती है, बताइए तो कौन होगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी दल। तो इसका आंसर होता है संयुक्त समाजवादी दल। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था, तो संयुक्त समाजवादी दल। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। गांधीवादी समाजवाद, ठीक है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना है। ठीक है, इन जो पार्टी का जो नाम दिया गया, इन सभी पार्टियों में किस पार्टी का जो उद्देश्य था कि हम गांधीवाद समाजवाद की स्थापना करें, तो इसमें आंसर हो जाती है स्वतंत्र पार्टी की। किसका उद्देश्य था ये, स्वतंत्र पार्टी का। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना किस दल का उद्देश्य था, स्वतंत्र पार्टी का। कहता स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। भारत, स्वतंत्र भारत, जैसे स्वतंत्र भारत हुआ 1947 में, ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ बनाए गए गृह मंत्री प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर कौन बने थे, तो गृह मंत्रालय जो दिया गया वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किन्हें दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को, ठीक है, बहुत सारे राज थे, राजा रजवाड़ा, वो सब कहता था हम अपने। अब एक बात बताओ, तुमको कहा जाएगा कि एक जगह तुम मालिक है, सारा काम रहा तुम देख रहे हो, सारा से तुम पैसा ले रहे हो, सारा इंजॉयमेंट कर रहे हो, और कोई कहेगा कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको कुछ नहीं देते हैं बदले में, रह पाओगे नहीं ना। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे जो कहते थे नहीं, एक देश होना चाहिए, क्योंकि उनको सबक मिल गई थी, किसको से 200 वर्षों से सबक मिली थी कि अगर अलग अलग रहेंगे, अलग अलग लड़ते रहेंगे, तो फिर कोई तीसरा देश आकर के हम पर कर लेगा, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो एकदम कहते थे कि नहीं, हम अपना रियासत नहीं छोड़ेंगे। तो सबको एक साथ लाने का काम कौन किए थे, तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बढ़िया से विलय हुआ, मतलब खुद से किए, कोई बात नहीं, सेवा सत्कार किया गया, नहीं तो डरा धमका करके भी लोग करवाया गया था। तो डरा धमका नहीं कहेंगे, पुलिसिया कार्रवाई करके भी करवाया गया। जैसे कि ऑपरेशन पोलो चलाई गई थी कहाँ पर, हैदराबाद में। हैदराबाद का जो निज़ाम था ना, वो कह रहा था हम भारत में मिलेंगे नहीं, तो कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ऑपरेशन वहाँ पर क्या लगा दिया गया, पोलो, और उसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। फिर एक बात बताइए, और कहाँ पर, एक था जूनागढ़। जूनागढ़ जब देखोगे ना, ये वाला इलाका जूनागढ़ था। एक कहता था नाम तो जाएंगे पाकिस्तान में मिलेंगे, अरे गधा, तुम सोचो यहाँ से इधर पाकिस्तान यहाँ है, और तुम यहाँ सब जगह से भारत के बीचों बीच हो, कैसे तुम वहाँ से काम चलाओगे। तो कहता है ना हम जाएंगे। तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में हुआ कि जनता के मन से, जनता का जहाँ पर ज़्यादा वोट मिला वहाँ पर वो मान्यता दी गई। तो यहाँ पर जब वोटिंग हो गई थी, तो यहाँ से जनता से पूछी गई कि बताइए आप भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में। तो मैक्सिमम जनता यहाँ के जो बोली कि भारत में। तो जनमत संग्रह करवा करके इसको भारत में मिला लिया गया था। और यहाँ का जो राजा था ना, भाग्य कहाँ, पाकिस्तान में, वहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, फिर एक जो तो और था जो कहते थे कि नहीं हम तो अलग ही रहेंगे, और ये कौन थे आप समझ सकते हो, यहाँ के राजा जम्मू कश्मीर का हरी सिंह।
ठीक है, अगर यही आदमी पहले ही बोले होते कि हम भारत में मिल जाते तो आज पीओके भारत में ही होता, उसका नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, विलय पत्र पर फिर जब हस्ताक्षर किए हरि सिंह, तब जाकर के इसको भारत में मिलाया गया। तो सभी को जोड़ने का जो प्रमुख योगदान माना जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी। 1951 में ही आचार्य कृपलानी थे, कांग्रेस से अलग हो गए और किस पार्टी की स्थापना की। देखिए, एक साथ जब रहेंगे ना तो जरूर कहीं ना कहीं तो मतभेद होगा। मतभेद करें, मत मतलब होता है बाबू बात, अब बात का मतलब होता है उसका या उसका उद्देश्य, उसके मन क्या है उसके लिए। ठीक है, तो मतभेद होने के कारण उनका मतभेद जब होता है एक साथ रहेंगे तो उन्होंने एक आचार्य कृपलानी थे, वो क्या किए 1951 में एक अलग सी पार्टी गठन कर दी और उस पार्टी का नाम था किसान मजदूर प्रजा पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या था, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसको, आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर के किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। कब, 1991 में, सॉरी 51 में। अब संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है, तो इसमें आपका आंसर होगा मैक्सिको। याद कर लीजिए, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है, तो मैक्सिको। अब देख लो थोड़ा सा मैक्सिको है कहाँ। देखो यहाँ ये वाला मान लो अलास्का, और ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गया कनाडा ऊपर में, और ये वाला यहाँ से यहाँ यूएसए, और ये है तो ये है मैक्सिको यहाँ पर, और यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी पानी है। ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है, मैक्सिको का। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी। बताइए ऐसा कौन है, तो वहां पर किसकी पार्टी कहां पर ऐसा हुआ था, किस राज्य में, केरल। केरल में कांग्रेस पार्टी हार गई थी और वहां पर साम्यवादी सरकार बनाई गई थी। ठीक है, तो कहां पर ऐसा हुआ था, केरल में। कहता है 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं। 1960 के, क्योंकि बहुत सारा लड़ाई वगैरह हुआ था ना, चीनी आक्रमण ये सब हुआ था। तो ये ऐसे क्यों क्यों बोली गई 1960 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, इसका कारण क्या था। तो सबसे पहली कारण यही था चीन का आक्रमण होना, क्या 1962। फिर था बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, तब ना जाकर 1966 में क्या लाई गई, हरित क्रांति लाई गई। ठीक है, सांप्रदायिक एवं क्षेत्रीय विभाजन, बहुत सारे इसमें फिर राज्य में बट गए, तो बहुत सारे बटे थे। तो ये तीनों कारण जो बनी किसके लिए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना गया। तो इसलिए इसका आंसर सही कौन हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। कहता है 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। ठीक है, 1957 में जो चुनाव हुआ था, दूसरा जब आम सभा चुनाव हुआ था, उस दौरान साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो सबसे पहले ये था कि राष्ट्रमंडल से भारत को अलग करना है। जो भी राष्ट्रमंडल जो खेल होता है, तो ठीक है, उसको से क्या करना है, भारत को अलग करना है। दूसरी बात, ये सही है, ये भी किया गया था, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है। यानी जो भी विदेशी जो उद्योग था, यानी कि अंग्रेज जब आया था तो अपना कंपनी वगैरह खोला होगा, अब वो कंपनी हमेशा अंग्रेज को तो रहेगा नहीं, तो कहा था कि हम अगर आएंगे तो सारे कंपनी को भारत की कंपनी बना देंगे। फिर पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भी देंगे, कि जनता को क्या करेंगे, रोजगार भी देंगे और सभी को सुरक्षा भी देंगे। तो चारों ऑप्शन इसके लिए क्या थे, सही थे। 1957 में ये सब कह सकते हो चुनावी मुद्दा, तो पहले वाला में एक ही चीज़ था, चुनावी मुद्दा कहता जरूर था लेकिन वो काम करता था। ठीक है, कहता 1967 में अनेक साम्यवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1977 में, जब भी 1977 की बात आती है तो याद कर लो 1975 में क्या घटनाएं घटी थी, आपातकाल लगी थी। आपातकाल लगी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 1977 में बताइए कौन हार गई, कांग्रेस पार्टी। तो जीता कौन होगा, जनता पार्टी। और जनता पार्टी जीतेगा तो अकेले तो जीतेगा नहीं, तो यहाँ पर कह गई कि अनेक समाजवादी गुटों जितने भी थे, समाजवादी दल थे, इस सब के सब किसमें विलय कर जाएंगे, जनता पार्टी में। सब के सब जनता पार्टी में विलय कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1975 का जो आपातकाल है किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। सबको लगा था कि कांग्रेस पार्टी रहेगी, एकदम देश को बर्बाद कर देगी।
ये बात लगा था। ठीक है, तो वही 1977 में आती है, तो कौन जीत जाती है? जनता पार्टी। ठीक है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, यह भी आपको हम बता दिए, किसी देश के गुट में ग्रुप में शामिल नहीं होना। तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यही है गुट निरपेक्षता का अर्थ। तो भारत एक गुट निरपेक्ष देश है, किसी भी प्रॉपर संगठन में शामिल नहीं होता है, कहता हम सब तरफ रहेंगे। तब ना आज यूक्रेन रसिया में, यूक्रेन भी बुलाता है, रसिया भी बुलाता है। ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1948, 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1937 में ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? कब? 1937। तो 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या था? रिपब्लिकन पार्टी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी का स्थापना हुई थी? आज़ाद हिंद फौज या फॉरवर्ड ब्लॉक? देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन तो किए थे, लेकिन पहले कर लिए थे, तो यहाँ पर आंसर ये होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। ये पार्टी का नाम है, आज़ाद हिंद फौज था। याद रखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, किस पार्टी की स्थापना की थी? तो आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1939 में। यहाँ पर ही लड़ाई होती है। 1939 में ये संविधान सभा का अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगते हैं। किनके लिए? महात्मा गांधी के लिए। तो कहते हैं कि तुम बैठ जाओ, लेकिन बैठे नहीं। तो फिर एगो जो खड़े हुए थे उनको ज़बरदस्ती खड़ा करवाया गया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो और ओरिजिनली में इनको ही बनाना चाहिए था नेताजी को, लेकिन गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। तो गांधी जी के बात बहुत इज्जत करते थे गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके कोई और नहीं, यही कहे थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में गांधी जी बोलते थे कि यह एक भारत माता का मतलब बिगड़ा हुआ मतलब ये है, जिसको कहते हैं ना कि मतभेद था, दोनों का मन एक ही चीज़ था कि भारत आज़ाद हो। खाली दोनों में क्या था? बातों का, लक्ष्य की प्राप्ति हो एक था, लेकिन अंतर बस एक ही चीज़, दोनों का विचार अलग थी बस। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में किससे माना जाता है? तो आप लोग ये पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो ये मत करना आचार्य कृपलानी, ये तो बेचारा कब किए थे? 1951 में किए थे। ठीक है, यहाँ पर राजगोपालाचारी हो जाएंगे। आंसर कौन हो जाएंगे? राजगोपालाचारी। ये 1959 में स्थापना की इसको कहते स्वतंत्र पार्टी का। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962। इस तो सबको याद रहेगा। इस पर एक मूवी बनी है ट्यूबलाइट, और मत जा कर के 12th वालों देखने लगना। ठीक है, देखने नहीं लगना, इसमें सोहेल खान है और सलमान खान है, देखने मत लगना। ठीक है, कहता है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो बेलग्रेड में। कहाँ की गई थी? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस इस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाई थी? बताइए। जनता पार्टी। बताएं, जब भी 1977 की बात आती है एक ही पार्टी उभरेगा, और कौन से पार्टी है? जनता पार्टी। ठीक है, अब उसके बाद गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुट निरपेक्षता का नींव रखने में भारतीय नेता में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज़्यादा योगदान था। यही नहीं चाहते हैं कि किसी में हम रहें, किसी को दुश्मनी किसी से रखें। यह हमेशा प्यार की भावनाएं दिखाए हैं, जैसे कि इनका प्रतीक भी था गुलाब का फूल। गुलाब का फूल किसका संबंधित है? प्यार का। आज के डेट में लड़का लड़की को तो पता ही रहता है कि भाई गुलाब का फूल किसके लिए है, वो भी रेड लाल गुलाब। सब गुलाब का फूल महंगा हुआ खाली इन्हीं लोग के चक्कर में, और कुछ नहीं। कहता है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है सो दो विरोधी दल में बटे थे, और वो कौन से साल थे? 1964। ठीक है, अगले
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। क्या क्या थी? सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की चुनौती। सभी एक राष्ट्र नहीं थे, बहुत सारे देशी रियासतों में बटे थे। तो सबसे पहले चुनौती था कि सबको एक किया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, यानी कि पहले जब राजा लोग थे तो लोकतंत्र था ही नहीं, तो वो भी एक चुनौती थी, कैसे हम इस पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में क्या करें, लोकतंत्र बनाएं। दूसरा, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्ति करना, ये भी चुनौती थी। और इसलिए तो यहाँ पर आरक्षण को लाया गया था, कहा गया था कि 10 साल में जो गरीब है उसको क्या कर दीजिए, बाहर लेके आ जाइए। लेकिन आज आरक्षण, आज तक वो अमीर बन ही नहीं पाए, इसलिए आज तक आरक्षण मिलते रहता है। कहते हैं कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा, क्या रहा? सबसे पहले लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, ये सब कारण था किसका? विभाजन, कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। कांग्रेस के प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना था 1952 से 1967 तक, क्योंकि इसके बाद ही तो हो जाती है कौन, बहुत सारे पार्टियां यहीं से निकलने शुरू हो जाते हैं। और यहीं से यही जेपी जो है ना, जयप्रकाश नारायण, यहाँ से ही उन अलग से पार्टी गठन करके और यहाँ से वो चुनाव लड़ते भी हैं और विरोधी दल बनते भी हैं, याद रखिएगा। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे कारण थे, क्या थे? तो देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए सोचते थे कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये अलोकतांत्रिक शासन हम लोग नहीं मनाना था। लेकिन इसका कारण क्या था कि मतभेद और संघर्ष को क्या मिलता, बढ़ावा मिल जाता। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ये तो क्वेश्चन आप सब लोग बता सकते हैं। भारतीय निर्वाचन का गठन कब की गई थी? जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्या थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो बताइए, बता सकते हैं इसका आंसर? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। इसीलिए तो चुनाव आयोग ला गया था कि इसमें कोई धांधली ना हो और आराम से क्या हो जाए, चुनाव हो जाए। पंचशील समझौता आता है तो दिमाग पे एकदम गुस्सा आने लगता है कि तो चाइना ने हमारे साथ धोखा किया। और ये हुई कब थी? तो 1954 में हुई थी, क्योंकि इसके बाद 55 तक तो हुआ और 1960 में इसकी समाप्ति कर दी गई थी। 5 साल का ही चला था। तो पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। अगले दिन फिर से हाजिर होंगे आप लोग के सामने, तो फिर से क्या करना, ये सब देखते रहना और लोगों को पास पहुंचाते रहना। आपका भी फ़ायदा, सबको फ़ायदा। कहा गया कि अगर फ़ायदे में रहेंगे तो सब लोग को भी फ़ायदा होना चाहिए। चलिए, जय हिंद।